मेरी जेठानी दाई थी। यूं जब भी कोई डिलीवरी केस जेठानी के पास आता तो वो फौरन मेरे शौहर के पास भाग कर आती और कहती, मुबारक हो, जल्दी चल, नया केस आया है। तो शौहर इतना खुश होता कि मुझे 20,000 देकर कहता, जाओ तुम शॉपिंग करने चली जाओ। मगर जब मेरा शौहर डिलीवरी करके वापस आता तो शदीद थका हुआ होता। मैं बहुत हैरान होती। एक दिन चुपके से जेठानी को डिलीवरी करते देखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वहां तो शौहर, मैं परेशानी से घर में इधर उधर टहल रही थी और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, जो मेरी जेठानी को लेकर रात के इस पहर बाहर गया था। मुझे परेशानी हो रही थी कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि इनको गए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मैं बार बार अपने शौहर को फोन कर रही थी, मगर वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही थी। मेरी यहाँ पर नई शादी हुई थी और मेरी जेठानी के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरी सास ससुर मेरी शादी से पहले ही वफात पा गए थे और इनकी 2 ही औलाद थी, एक मेरा जेठ और एक मेरा शौहर। कुछ अर्सा पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे जेठ का इंतकाल हो गया था और मेरी जेठानी दाई थी और औरतों की डिलीवरी करवाती थी। इसी सिलसिले में मेरा शौहर उसे लेकर गया था, लेकिन अब तक तो इन्हें वापिस आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था। आधा घंटा और गुजर गया। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी, तभी अचानक बैरूनी दरवाजा खुला और मेरा शौहर अंदर आता दिखाई दिया। मैंने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि वो तो मेरी जेठानी के कपड़ों में मलबूस था। मुझे देखकर वो घबरा गया, पूछने लगा कि तुम अभी तक नहीं सोई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी, मगर ये तो बताएं कि भाभी कुलसुम कहाँ है और आपने ये इनके कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो मेरा शौहर बात को टालने वाले अंदाज में कहने लगा, वो असल में मेरे कपड़े फट गए थे, तो भाभी तो वैसे भी हर केस के बाद नए कपड़े पहनती है, तो इनके उतरे हुए कपड़े मैंने पहन लिए। सोचा कि रात के इस टाइम घर वापस जा रहा हूँ, कौन सा कोई देख लेगा। अपने शौहर की इस वजाहत से मैं मुतमईन हो गई और दोबारा से अपनी जेठानी के बारे में पूछा कि वो आपके साथ क्यों नहीं आई। तो कहने लगा कि वो थोड़ी देर तक आ जाएगी, फिलहाल उन्होंने मुझे घर भेज दिया है, तुम आओ कमरे में और आकर सो जाओ। कुछ देर के बाद मेरा शौहर तो लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि मेरी जेठानी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मैं खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। आधे घंटे के बाद मैंने जो मंजर देखा वो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के आगे आकर रुकी थी। उस गाड़ी में से मेरी जेठानी को 2 औरतों ने सहारा देकर बाहर निकाला था। मैं अचानक अपनी जेठानी की यह हालत देखकर घबरा गई और अपने शौहर को जगाते हुए कहने लगी कि आपकी भाभी आई है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जब तक हम दोनों बाहर पहुंचे, 2 औरतें मेरी जेठानी को सहारा देकर घर के अंदर तक लेकर आई थी। मेरा शौहर फौरन आगे बढ़ा और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो तो किसी औरत की डिलीवरी करने गई थी और वापसी पर खुद ऐसी नढाल होकर आ गई थी कि इससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने शौहर को कहा कि इनको अस्पताल ले चलते, इन्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कहने लगा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, भाभी डिलीवरी करने के बाद यूं ही थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती हैं, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, आ जाएगा। मैं इनकी बेफिक्री देखकर हैरान हो रही थी कि इसकी भाभी की कितनी बुरी हालत है और यह अस्पताल ले जाने के बजाय डॉक्टर का इंतजार कर रहा है और ये परेशान भी नहीं लग रहा, ऐसे जैसे कि ये मामूल की बात हो। मैंने देखा कि वो बाहर जाकर इन दोनों औरतों को कुछ पैसे दे रहा था। वो दोनों शुक्रिया कहते हुए वापस उसी गाड़ी में चली गई। मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा तो मुझे उससे खौफ आया। उसकी सांस बुरी तरह से चल रही थी और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन मेरा शौहर इत्मीनान से बैठा डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर के आते कहने लगा कि तुम जरा कमरे से बाहर चली जाओ, डॉक्टर साहब को देखने दो। मैं और मेरा शौहर कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी चला गया। मेरे शौहर ने मुझे अपनी जेठानी के कमरे में जाने से मना कर दिया। हालांकि मैंने बहुत कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इनके साथ सोने दो, हो सकता है इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, मगर वो कहने लगा कि नहीं, रहने दो और तुम फिक्र ना करो, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी। और सच में मेरी जेठानी वाकई सुबह तक बिल्कुल हट्टी कट्टी और सेहतमंद नजर आ रही थी। हालांकि रात को तो उसकी हालत यूं थी कि जैसे वो मरने ही वाली हो। अगरचा मुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, मगर फिर भी मुझे अपनी जेठानी और शौहर की हरकतें कभी कभी बहुत मशकूक और अजीबो गरीब लगती थी। मेरी शादी चूंकि अनजान और गैरों में हुई थी, इसलिए मैं इन लोगों को इतने अच्छे से नहीं जानती थी। मैं अपने वालिदैन की छोटी बेटी हूँ। मेरी बड़ी बहन शादी के बाद दोबारा से 2 बच्चों के साथ वापस माँ बाप की दहलीज पर आ गई थी, क्योंकि उसका शौहर और सास उस पर बहुत जुल्म करते थे। मेरी बड़ी बहन की परेशानी की वजह से हर वक्त घर में 100 का ही समा होता था और ऐसी
सूरत हाल में मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। मेरे अम्मा और अब्बा मेरे रिश्ते के सिलसिले में बहुत परेशान थे और कई जगह पर बात बनते बनते बिगड़ गई थी। किसी रिश्ते वाली ने एक ऐसे रिश्ते का बताया कि इनके घर एक औरत है, वो लड़के की भाभी है जो कि बेवा है, और एक लड़का है, लड़के के भाई का इंतकाल हो गया है और लोग भी अच्छे खाते पीते हैं। तो मेरे माँ बाप ने सोचने और फैसला करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और मामूली से छानबीन के बाद मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे माँ ने बताया था कि तुम्हारी जेठानी एक दाई है और लड़का एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। मैं अपने माँ बाप के फैसले पर क्या इतराज कर सकती थी, इसलिए चुपचाप हाँ कर दी और ब्याह कर इन लोगों के घर पर चली आई। जिस रोज मेरी शादी थी उस रोज अचानक मेरी जेठानी को इमरजेंसी कॉल आई तो मेरा शौहर मुझे यूं ही स्टेज पर छोड़कर अपनी भाभी के साथ चला गया। उसने मुझे कहा था कि जब भी मेरी भाभी को केस के सिलसिले में कॉल आती है तो हमेशा मैं ही उसे लेकर जाता हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए सो गई और मुझे पता नहीं चल सका कि मेरे बाद सोने के यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। लेकिन आज 1 महीने बाद मेरी जेठानी को जब दोबारा इमरजेंसी केस के लिए कॉल आई तो ये सब मामलात मेरी नजर में आ गए। जब भी मेरी जेठानी कोई डिलीवरी करके आती तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। इसका मतलब तो यही था कि मेरी शादी वाले रोज भी इसकी तबीयत तो खराब हो गई होगी, मगर मुझे पता नहीं चल सका था और आज इत्तेफाक से मालूम हो गया क्योंकि मैं जाग रही थी। मेरी जेठानी मुझे कहने लगी कि असल में ये डिलीवरी वाला काम बहुत ही मेहनत तलब है और अब चूंकि मेरी उम्र भी हो गई है तो इसलिए मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। तो जिनके घर में ये काम करने जाती हूँ वो अपनी मुलाजमा के साथ मुझे घर वापस भिजवा देते हैं। मैंने पूछा तो फिर आप अपने देवर के साथ ही क्यों नहीं आ जाती वापस? तो मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम तो मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रही हो जैसे तुम पुलिस वाली हो और मैं कोई चोर हूँ। तुम्हें ऐसा क्या मुझ पर शक हो गया है? जेठानी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मुझे अम्मा ने शादी से पहले समझाते हुए कहा था कि तुम्हारी बड़ी बहन पहले ही 2 बच्चों के साथ हमारे घर पर है तो तुमने कोशिश करनी है कि अपनी जेठानी और अपने शौहर के दिल में अपना मकाम पैदा करूं। उनको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देना क्योंकि हम अब किसी तौर पर भी एक और बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैंने अपने माँ बाप की इस बात को पल्लू से बांध लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लौट कर अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरी जेठानी और मेरे शौहर का रवैया मुझसे अच्छा ही था। वो ना मुझ पर बिला वजह की रोक टोक करते थे ना ही पाबंदियां लगाते थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था कि अचानक फिर से आधी रात को एक दिन मेरे शौहर के मोबाइल पर कॉल आई। वो फौरन उठ गया और कहने लगा कि इमरजेंसी केस है, मुझे भाभी कुलसुम को साथ लेकर जाना होगा। वो अपनी भाभी के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों घर से बाहर चले गए और मैं सोचती गई कि आखिर ये इमरजेंसी केस रात के वक्त ही क्यों आता है। ये तीसरी बार था कि इन्हें इमरजेंसी केस की कॉल रात के वक्त ही आई थी, वरना दिन के वक्त तो आज तक मैंने इन्हें कहीं नहीं जाते देखा था। जाते वक्त मेरे शौहर ने मुझे ताकीद की थी कि मैं इसके इंतजार में जागती ना रहूं क्योंकि हो सकता है कि देर हो जाए। लेकिन मैं एक वफादार बीवी की तरह उसका इंतजार कर रही थी कि वो खैर खैरियत से घर लौट आए तभी मैं सोने के लिए कमरे में जाऊं। तकरीबन 5 घंटे गुजर गए और सुबह की सफेदी नमूदार होने में कुछ ही देर बाकी थी कि फिर से वही मामला दरपेश हो गया। अपने शौहर को मैंने अकेले ही आते देखा और उसने आज फिर से भाभी के कपड़े पहन रखे थे। मुझे ये बहुत अजीब लगा कि चलो उस दिन तो मान लिया कि इसके कपड़े फट गए होंगे तो ये अपनी भाभी के कपड़े पहनकर घर वापस आ गया, लेकिन आज भी वही हुआ। वो मुझे देखकर कुछ गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सो जाओ, तुम क्यों जाग रही हो? मैं इससे इन कपड़ों के बारे में पूछना ही चाहती थी कि इसके गुस्से की वजह से खामोश हो गई और कुछ भी ना पूछा। न जाने क्यों लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि शायद उसने इसलिए मुझे डांटा और गुस्सा किया है ताकि मैं इनसे इन कपड़ों के बारे में कोई सवाल ना करूं। आधे घंटे के बाद मेरी जेठानी भी लड़खड़ाते हुए 2 मुलाजमों के सहारे एक बड़ी सी गाड़ी से निकली और घर के अंदर आ गई। आज भी मेरी जेठानी की हालत बहुत खराब लग रही थी और मेरे बार बार कहने के बावजूद उसने उसी डॉक्टर को बुलाया जो उस दिन भी आया था। वो डॉक्टर और मेरा शौहर मेरी जेठानी के कमरे में थे और मैं कमरे के बाहर खड़ी थी तो अचानक मेरे कानों में डॉक्टर की आवाज आई और मैं चौंक पड़ी। वो मेरी जेठानी से कह रहा था कि अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी देवरानी है ना, तुम उससे ये काम क्यों नहीं करवाती। मैंने हैरान होकर अंदर झांका तो वो मेरी जेठानी को इंजेक्शन लगा रहा था और मुसलसल उसे यही कह रहा था कि तुम अब ये काम ना करो, तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती, अपनी देवरानी को सौंप दो ये काम। मैं परेशान हो गई कि ये डॉक्टर क्या कह रहा है, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला ये वाला काम मैं कैसे कर सकती थी? मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया। वो तो एक दाई थी और मैं तो हरगिज इसकी जगह ये काम नहीं कर सकती थी। डॉक्टर बाहर निकला तो मेरी तरफ एक गहरी नजर से देख
देखते हुए मेरे शौहर को अपने साथ आने का इशारा करके वहां से जाने लगा। जाते जाते उसकी बात मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे शौहर से भी यही कह रहा था कि अब अपनी भाभी को छोड़कर अपनी बीवी से ये काम लो, फायदे में रहोगे। मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई कि डॉक्टर का तो दिमाग चल गया है, क्या ऐसी बातें कर रहा है। खैर मैंने इस बात को जाने दिया, लेकिन मुझे इस बार शक हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या मामला है कि मेरा शौहर जाता तो अपने कपड़ों में है, लेकिन जब वापस आता है तो उसने मेरी जेठानी के कपड़े पहने हुए होते हैं। ये काम हर महीने होता था। कभी कभी अचानक ही रात को मेरे शौहर को कॉल आती है और इमरजेंसी का कह के अपनी भाभी को लेकर चला जाता है और फिर से वही सारा कुछ दोहराया जाता है। लेकिन अब तो मुझे शक हो चुका था कि 5 महीने गुजर चुके थे और मुझे अभी तक इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला था। वो दोनों ही केस के सिलसिले में जाते हैं, मगर कहाँ पर जाते हैं और क्या करने जाते हैं मुझे ना तो उन्होंने कभी बताने की जरूरत महसूस की थी और ना ही मैंने पूछा था। लेकिन अब दिन ब दिन मुझे भी तजस्सुस हो रहा था और मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मामला कोई और ही है। एक बार तो मेरी जेठानी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई और मुझे तो उसको इस हालत में देखकर खौफ आने लगा। ऐसे लगा कि जैसे बस अब उसका आखिरी वक्त करीब ही है। फौरन से वही डॉक्टर भागा हुआ चला आता और उसको इंजेक्शन लगाया और डांटते हुए बोला कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि अब अपनी देवरानी से ये काम करवाओ, खुद छोड़ दो, तुम सुनती क्यों नहीं हो। इस बीमारी में भी मेरी जेठानी ने इसका हाथ पकड़कर आंखों के इशारे से उसे मना कर दिया, जैसे वो उसे कुछ बताने से मना कर रही हो। मैं ये देखकर उलझन और परेशानी में पड़ गई कि क्या बात है, ये सब मिलकर मुझसे क्या छुपा रही हैं। मेरे शौहर ने डॉक्टर से सरगोशी में कहा कि अभी उसे ये सब बताने का सही मौका नहीं है। तुम मेरी बीवी के सामने बार बार ये बातें करके उसे शक में मुब्तला मत करो। अगरचा उसने ये बड़ी ही आहिस्ता आवाज में कहा था, मगर मेरे कान तो मुसलसल इनकी तरफ ही लगे होते हैं, इसलिए मैंने ये सुन लिया था। डॉक्टर के जाने के बाद भी मेरा शौहर मेरी जेठानी के कमरे में ही था। मैं थोड़ी देर बाद बुलाने आई तो मेरी जेठानी की आवाज मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी कि अदनान, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर ठीक ही कह रहा है, क्या वक्त आ गया है कि इससे ये सब कुछ करवाने का। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई कि भला मैं दाई का काम कैसे कर सकती हूँ, और ये काम तो मेरी जेठानी को भी करने की हरगिज जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा शौहर अच्छा खासा कमाता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पैसों के लिए मेरी जेठानी को ये काम नहीं करना चाहिए। अब ये इस डॉक्टर ने नई बात इनके सहन में डाल दी थी कि वो अपना काम मुझे सिखा दे, और मेरी जेठानी भी इसकी हम ख्याल हो गई थी। मैं दुआ करने लगी कि कहीं मेरा शौहर भी इन दोनों के कहने में ना आ जाए। अब तो हर जगह ये काम डॉक्टर ही करते थे, तो मुझे ये काम सिखाने का उससे कोई फायदा ना होता। मैंने सोच लिया कि जब मेरा शौहर मुझसे ये बात करेगा तो मैं उसको साफ साफ मना कर दूंगी। कुछ दिनों बाद ही मुझे मेरी बहन की कॉल आई। वो कहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे साथ उसको अस्पताल लेकर चलो। मैं शौहर से इजाजत लेकर मायके आ गई और अपनी बहन के साथ एक गवर्नमेंट अस्पताल में चली आई। भांजी को डॉक्टर से चेक करवाने के बाद जैसे ही हम दवाइयां लेने स्टोर पर आए तो मैं चौंक गई। मुझे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मेडिकल स्टोर में जो आदमी दवाइयां दे रहा था वो तो वही था जो डॉक्टर बनकर हमारे घर आता था और मेरी जेठानी को इंजेक्शन लगाता था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो डॉक्टर था, और अगर ये डॉक्टर नहीं था तो फिर इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि यह हम लोगों को धोखा दे रहा था। ये सब कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में मालूम करना चाहिए। मैं बिल बनाने वाले आदमी के पास आई और उसी आदमी की तरफ इशारा करके पूछा कि ये यहाँ आपके पास कब से काम कर रहा है? ये तो डॉक्टर है ना, तो इसका यहाँ पर क्या काम? वो आदमी कहने लगा, मैडम ये आपको कहाँ से डॉक्टर नजर आ रहा है? हाँ, कुछ अरसा इसने किसी अस्पताल में काम किया है, मगर अब काफी अरसे से ये हमारे यहाँ पर ही नौकरी कर रहा है। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई। एक बात तो साफ हो गई कि ये डॉक्टर के रूप में हम सबको धोखा दे रहा था। मैं अपने घर आ गई और सोचा कि मुझे अपने शौहर से बात करके इसकी असलियत बता देनी चाहिए। मैंने सोचा कि रात के वक्त जब वो काम से आएगा तो मैं उसे सब सच बता दूंगी, मगर वो तो घर पर ही मौजूद था। मैं उसे देखकर हैरान हुई। थोड़ी देर पहले मैंने जब उससे कॉल करके अपनी बहन के साथ डॉक्टर के हाथ चलने को कहा था तो उसने मुझे जरूरी काम का कहकर टाल दिया था, और अब वो घर पर क्या कर रहा था? मेरी जेठानी ने बताया कि असल में मुझे एक इमरजेंसी के सिलसिले में जाना था, तो इसलिए मैंने इसे कॉल करके बुला लिया। मेरा शौहर कहने लगा कि भाभी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको जाना चाहिए। मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा और उसे सारा काम समझाऊंगा। आखिर हम इसीलिए तो लाए हैं। मैं परेशान हो गई और मैंने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं दाई तो नहीं हूँ जो बच्चे पैदा करूं। आप भाभी को ही ले जाएं। वो कहने लगा कि आज तुम्हें इस रात से भी आगाही मिल जाएगी कि मेरी भाभी क्या काम करती है। एक बात तो जान लो कि जिस काम के बारे में हमने तुम्हें बताया था भाभी वो काम तो नहीं करती। भाभी का काम कुछ अलग सा है और इस काम के हमें ढेरों पैसे मिलते हैं, तो इसलिए अब भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो तुम्हें भाभी का ये काम संभालना होगा।
होगा। मैं डर गई, हरगिज भी मैं इसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, मगर वो मुझे अपने साथ लेकर एक अजीब सी जगह पर ले आया। मैं मुसलसल उससे पूछ रही थी कि वो मुझे कुछ तो बता दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसे आने दो। थोड़ी देर बाद एक अच्छा खासा अमीर नजर आने वाला शख्स वहाँ आ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। जब ये उसने हम दोनों के सामने खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें तो बहुत सारे पैसे थे और किसी की तस्वीर भी थी। मेरे शौहर को कहने लगा कि गाड़ी और मुलाजमाएं यहीं पर मौजूद हैं, जब काम कर लो तो उनको साथ ले जाना और फिर वापस भेज देना। ये सब क्या हो रहा था? मैं तो चकरा कर ही रह गई। वो चला गया तो मेरा शौहर मुझे लिए इस खंडर नुमा इमारत में ले गया। मेरा दिल बुरी तरह से लरस रहा था। क्या आखिर ये करना क्या चाह रहा है? थोड़ी देर के बाद मेरी जेठानी भी वहीं पर आ गई। मेरा शौहर उससे कहने लगा कि भाभी मैं जा रहा हूँ, अब काम आपका है कि इससे कैसे ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए तैयार करना है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस काम की नौयत क्या है। मेरी जेठानी उससे कहने लगी, नहीं, आज ये काम मुझे करना होगा क्योंकि ये काम बहुत अहम है। तुम इसे फिलहाल वापस ले जाओ, मैं अपना काम पूरा करके घर आ जाऊंगी। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि तुम ऐसा करो कि घर वापस चली जाओ, मैं इधर भाभी के पास ही रुकूंगा, हो सकता है मेरी किसी मदद की जरूरत पड़ जाए। मैं तो वहां से जान छुड़वा कर भागी और रास्ते में सोचने लगी कि आखिर वो दोनों ऐसा क्या खास काम कर रहे हैं कि इसके लिए इन्हें इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं। मुझे शुरू दिन से इनका ये काम मशकूक लग रहा था और मैं हरगिज भी ऐसे किसी काम का हिस्सा नहीं बन सकती थी। अभी मैं रास्ते में ही थी कि अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे वहां पर जाकर देखना तो चाहिए कि वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं, मुझे उन्होंने क्यों भेज दिया। मैंने रिक्शे वाले को वापस मोड़ने को कहा और उस जगह से थोड़ी दूर ही उतर गई और पैदल चोरी वहां पर जाने लगी। मैंने वहां पर कुछ आग जलती हुई देखी तो मैं घबरा गई कि कहीं इन दोनों को कुछ हो ना गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए तो खौफ के मारे मेरे कदमों से जैसे जान ही निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों इस हद तक चले जाएंगे। मुझे सब समझ आ गई कि इनका क्या काम है और आखिर इतना पैसा इनको क्यों मिल रहा है। मैं वहीं से चोरी छुपे उनको देखने लगी। मेरी जेठानी ने अपने गिर्द एक बड़ा सा दायरा खींच रखा था जिसमें वो बैठी आंखें बंद किए मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी और मेरा शौहर खड़ा मुसलसल उस आग को बढ़ाता जा रहा था। मेरी जेठानी ने अपने आगे कुछ पुतले भी रखे हुए थे और वो उनमें सुइयां भी चबो रही थी। इतना तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि वो जादू टोने का काम कर रही थी। 3-4 घंटे मुसलसल अमल करने के बाद वो वहां से उठ गई और उस गाड़ी में चली गई जो वहां से कुछ दूर खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी जेठानी बाहर निकली तो उसने कपड़े बदले हुए थे। अपने पहने हुए कपड़े उसने उतार कर मेरे शौहर की तरफ बढ़ा दिए और उसको कहा, ये कपड़े तुम बदल कर घर वापस चले जाओ, मैं कुछ देर के बाद आ जाऊंगी। इसकी हालत बहुत खराब थी। 2 मुलाजमाएं सहारा देकर गाड़ी के अंदर लेकर चली गई। मेरा शौहर अपनी भाभी के कपड़े पहनकर घर की जानिब रवाना हो गया, मगर मैं अपनी जेठानी के पीछे ही रहना चाहती थी ताकि देख सकूं कि इतनी देर में ये यहाँ पर क्या करती है। मेरे शौहर के जाने के कुछ देर बाद वही आदमी आया जो थोड़ी देर पहले पैसों का ब्रीफ केस लेकर आया था। उसके आते ही मेरी जेठानी ने उसे कुछ तावीज वगैरह दिए और उसको समझाने लगी कि ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। इसकी सांस बुरी तरह से खराब हो रही थी। जल्द ही दोनों मुलाजमों ने उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं समझ गई कि अब ये गाड़ी घर की तरफ जाएगी। मैं भी जल्दी से वहां से हट गई और रिक्शा लेकर जब घर पहुंची तो दोनों भाभी देवर मेरा इंतजार कर रहे थे। वो डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था। मेरा शौहर मुझे देखते ही पूछने लगा कि तुम कहाँ थी और अब कहाँ से आ रही हो। मैंने कहा कि मैं वहीं थी और मैं वहीं छुप कर देख रही थी कि तुम लोगों का क्या काम धंधा है और तुम लोग क्या करते हो, और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। एक पल को तो मेरा शौहर घबरा गया और मेरी जेठानी भी, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहने लगा कि चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया, वैसे भी हमने तुम्हें ये काम तो सिखाना है क्योंकि तुमने ही भाभी की जगह संभालनी है। मैंने कहा कि मैं हरगिज भी ये काम नहीं करूंगी, ना ही मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, बल्कि ये सब गलत है, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मेरा शौहर कहने लगा, गलत है लेकिन गैर कानूनी नहीं, ये जुर्म तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, मगर किसी नेक इंसान पर, खास तौर पर जबकि वो मशहूर वजीर भी हो, तो इस पर जादू टोना करना और उसको इसके मकसद से पीछे हटाने के लिए इस पर वार करना, ये सब चीजें गैर कानूनी और जुर्म में ही आ जाता है। मेरे शौहर ने चौंक कर मुझे देखा और मेरी जेठानी को कहने लगा कि ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही जान गई है, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसी पल आवाज आई कि उसका नहीं, अब तो तुम्हारा कुछ करना होगा। पुलिस आ चुकी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले उन्हें कॉल कर दी थी। शक तो मुझे इन दोनों पर काफी दिनों से हो रहा था, मगर आज अपनी आंखों से देखकर मैं ये जान गई थी कि ये मामूली काम नहीं है, बल्कि आम जादू टोनों से हटकर किसी बहुत ही अहम खास मकसद की खातिर ये सब कुछ हो रहा
था। बाद में उन लोगों ने तफ्तीश के बाद जो सारी कहानी मालूम हुई वो कुछ ये थी, मेरा शौहर और मेरी जेठानी और वो डॉक्टर पिछले कई साल से ये काम कर रहे थे। ये कोई आम सा जादू टोना नहीं था, वो हांडी का जादू किया करते थे। हांडी का जादू ये उन लोगों के खिलाफ करती थी जिनको कोई दूसरा अपने हसद में नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये जादू इंतहाई कड़ा होता था और अगले बंदे को नफसियाती बनाकर आखिरकार कब्र में ही उतार देता था। बड़े बड़े आला ओहदों वाले इस औरत के क्लाइंट थे और इससे खिदमत हासिल करते थे। क्योंकि ये अमल बड़ा ही कड़ा और सख्त होता है और इसमें बहुत तवानाई सर्फ होती है, इसलिए इतने अमल को करने के बाद इसकी खुद की भी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर वो अपने कपड़े उतार कर अपने देवर को दे देती थी ताकि वो पहन ले, ताकि इसके देवर को इसका थोड़ा बहुत इल्म मुंतकिल होता रहे। फिर जब वो घर आती तो उनका साथी उसको डॉक्टर के रूप में ताकत का इंजेक्शन लगाने आता था, जिससे उसको सुकून मिल जाता और वो सो जाती। वो आदमी ही इनके लिए एक कस्टमर ढूंढ कर लाता था। तो इन तीनों का मंसूबा ये था कि वो मुझे अपनी जगह ये सब सिखा दें और देवरानी अपनी जेठानी का काम संभालेगी। आज दोपहर में जिस शख्स के साथ इसकी डील हुई थी, मैंने इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। मुझे मालूम हुआ था कि वो आदमी मशहूर वजीर पर हांडी का जादू करवाने आया था ताकि उसको नुकसान पहुंचा सके। मैंने वापस आते हुए इस वजीर को और पुलिस को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। यही वजह थी कि मेरे घर आते ही पुलिस भी आ गई और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज वो लोग जेल में हैं और मैं खुला लेकर अपने माँ बाप के घर में हूँ। मगर मुझे खुशी है कि मैंने गलत का साथ नहीं दिया और वही किया जो ठीक था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।